नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं अंतरा हिंदी ऐच्छिक जो सेट 2 है उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। मैं पिछली वीडियो में आपको ये निर्देश के बारे में अवगत करा चुकी हूँ। सीधे हम लोग खंड क में जाते हैं, अपठित गद्यांश में। ठीक है, अपठित गद्यांश में हमें इसे पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 का उत्तर देना है। ये चारों प्रश्न के उत्तर आपको इसी में से खोजकर देना है। तो हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश। हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। हंस लेना जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम वस्तु है। एक बार खिलखिलाकर हंसना शरीर को स्वस्थ रखने की बेहतरीन दवा है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। जितना अधिक हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। हमारे समक्ष हेराक्लियस और डेमोक्रिटस के उदाहरण हैं। हेराक्लियस हर वक्त अपने कर्मों पर खींचता रहता था, अतः बहुत कम जिया। डेमोक्रिटस प्रसन्नचित्त रहता था, अतः 109 वर्ष जिया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, रोने वालों का जीवन व्यर्थ है। एक कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, हंसी किसकी अभिव्यक्ति है? तो हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। तो क्या होगा आंसर? भीतरी आनंद की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है प्रश्न, जितना हंसोगे उतनी बढ़ेगी क्या? जितना अधिक हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता था? तो हेराक्लियस जो है हर वक्त अपने कर्मों पर खींचता रहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, जीवन का दूसरा नाम क्या है? अब जीवन का दूसरा नाम क्या है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। तो यहाँ पर आपको जिंदा दिली भी ऑप्शन में है, हंसी खुशी भी है, प्रसन्नचित्त रहना भी है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और 5, 6, 7, 8 ये 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं पद्यांश को। जब कभी अनेक फूलों पर बैठी पराग को समेटती मधुमक्खियों को देखता हूँ तो मुझे अपने पूर्वजों की याद हो आती है, जो कभी फूलों को रंग, जाति, वर्ग अथवा कबीले में नहीं बांटते थे और समझते रहे थे कि देश एक बाग है और मधु मनुष्यता जिससे जीने की अपेक्षा होती है। अब प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मधु की तुलना किससे की गई है? तो मधु की तुलना जो है मनुष्य से की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है? तो कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है? मधुमक्खियों को देखता हूँ तो अपने पूर्वजों की याद आती है, यानी कि मधुमक्खियों को देखकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे एक बाग की संज्ञा दी है? तो देश एक बाग है, तो देश को उन्होंने बाग की संज्ञा दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? पूर्वजों के संबंध में कौन सी बात सही है? तो पूर्वजों के संबंध में उन्होंने कहा है कि जो कभी फूलों को रंग, जाति, वर्ग अथवा कबीलों में नहीं बांटते, यानी कि भेदभाव नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अगला जो है खंड ख, अभिव्यक्ति और माध्यम से है। इसमें है पहला 9वां प्रश्न है, भारत का पहला छापा खाना कब खुला था? तो भारत का पहला छापा खाना 1556 ईस्वी में खुला था। कहाँ खुला था ये भी मैं बता देती हूँ, वो खुला था गोवा में। कहाँ खुला था? गोवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम है। वर्तमान में अभी जो प्रकाशित होता है समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र, उसका नाम बताना है। तो हिंदुस्तान है, बंगाल गजट है, उदंत मार्दंड है, बनारस अखबार है। तो बंगाल गजट नहीं होता है अभी, उदंत मार्दंड भी नहीं पढ़ते हैं, बनारस अखबार भी नहीं पढ़ते, लेकिन हिंदुस्तान पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है?
अब आप लोग टीवी देखते हैं तो आपको पता होगा कि समाचार चैनल कौन सा है, चैनल का नाम बताना है। बहुत सारा चैनल है, आप टीवी देखते हो, आप इसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कौन समाचार चैनल है। यहाँ पे दिया हुआ है आज तक, जी टीवी, स्टार स्पोर्ट्स, MTV। अब हम लोग आज तक जो है ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूज़ चैनल है। जी टीवी सीरियल देता है इसमें, ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स में खेल संबंधित देता है। MTV भी इसमें मनोरंजन के हिसाब से देता है, गाना देता है, सीरियल देता है, सब कुछ देता है, लेकिन न्यूज़ नहीं देता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आज तक, ये न्यूज़ चैनल है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है। अब इसमें कौन अखबार नहीं है ये बताना है। तो प्रभात खबर अखबार होता है, हिंदुस्तान भी अखबार है, दैनिक जागरण भी अखबार है, लेकिन चंपक अखबार नहीं है, ये पत्रिका है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। अब रिपोर्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कलाकार तो कहेंगे नहीं, संपादक कहेंगे नहीं, चित्रकार कहेंगे नहीं, तो हम कहेंगे संवाददाता। जो रिपोर्टर होता है उसको हम संवाददाता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्रोत या संचारक। 15 नंबर है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाने का है कि संपादक के नाम जो पत्र है वो कहाँ छपता है ना, कहाँ प्रकाशित होता है। तो संपादक है तो संपादक के पृष्ठ में होगा, है ना। संपादक है तो किस में होगा? संपादक के पृष्ठ में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर है, इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है? निष्पक्षता, सत्यता, अपूर्णता और संक्षिप्तता। तो अपूर्णता कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी न्यूज आप देते हो रिपोर्ट में तो वो आप सही दोगे, निष्पक्ष दोगे और पूर्ण दोगे, है ना, अपूर्ण नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर है, किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आलेख कहा जाता है। 18 नंबर है, फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है वो बताया है, तो यानी कि नीरस शोध रिपोर्टिंग, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है खंड ग, पाठ्य पुस्तक से। आप इसको पाठ्य पुस्तक से ये कविता दिया हुआ है और इसको पढ़ना है आपको, और इससे जो प्रश्न पूछा गया है 19 से 22 का उत्तर देना है। जो पदांश जो है वो ये रहा, मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनी रे सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ो हवे आवती। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो पद्यांश दिया हुआ है, ये पद्यांश जो है इसमें जो सूरदास हैं उनका पद दिया, सूरदास का पद से लिया गया है। इसमें गोपियाँ जो है वो ईर्ष्या कर रही हैं बांसुरी से, है ना। बांसुरी से ईर्ष्या करते हुए कहती, अपनी सखी से कहती हैं कि ये जो बांसुरी है वो कृष्ण को नाना प्रकार का नाच दिखाती है, नाना प्रकार से उसको काम करवाती है। कभी कमर टेढ़ी करवाती है, कभी एक पर खड़ा करवाती है, कभी आँख बड़ा बड़ा करवाती है, नाना प्रकार से उसको नचाती है, फिर भी कृष्ण को वो बांसुरी प्यारा है। इस तरह से गोपियाँ जो है वो सखी से बात करती है बांसुरी से ईर्ष्या होकर। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है? तो सूरदास जो है ब्रज भाषा में लिखते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ वक्ता कौन है? यानी कि इस कविता में, इस पद में, सूरदास का जो पद दिया हुआ है इसमें बोल कौन रही है? वक्ता कौन है? यानी कि सखियाँ बोल रही है ना, सखियाँ से गोपियाँ बोल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गोपियाँ जो है, गोपी जो है वो बांसुरी से ईर्ष्या हो रही हैं, कृष्ण के बांसुरी से ईर्ष्या होकर सखी से बात कर रही हैं, तो इसलिए वक्ता यहाँ पर गोपी हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो मैं पहले भी बताई, यहाँ पर ईर्ष्या का भाव प्रकट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। और किससे ईर्ष्या हो रही है? बांसुरी से, कृष्ण के बांसुरी से। इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते हैं, अपने ओठों से लगाकर रखते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको आपको आंसर खुद ढूंढना है, इसमें कोई पद्यांश गद्यांश दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन है, सूरदास किसके उपासक थे? तो सूरदास
हमेशा श्री कृष्ण के उपासक थे। इनका जितना भी रचनाएं आपको सुरसावली, सुरसारावली, साहित्य लहरी मिलेगा, सभी श्री कृष्ण को लेकर ही है। तो ये कृष्ण के उपासक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 24 प्रश्न है, कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? बाह्य आडंबर, धार्मिक कुरीतियाँ, यानी कि ये दोनों सही है, बाह्य आडंबर और धार्मिक कुरीतियाँ जो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं, तो ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य? तो कटी का अर्थ होता है कमर, ठीक है, कटी का अर्थ क्या होता है? कमर, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न 26 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल मतलब सही नहीं है, बिना मेल का है। हम लोग देखते हैं कबीरदास सधुकड़ी, सही है ये। सूरदास ब्रजभाषा, सही है ये। सुमित्रानंदन पंत खड़ी बोली, सही है ये। पद्माकर और खड़ी बोली, पद्माकर खड़ी बोली के नहीं बल्कि किसके हैं? ब्रजभाषा है, इसलिए ये क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये बेमेल है, पद्माकर का ब्रजभाषा होगा। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उससे जो प्रश्न पूछा जा रहा है 28, 29, 30 और 31, इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा। किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। तो यहाँ पर ये जो लिया गया है, ये दोपहर के भोजन पाठ से लिया गया है। इसमें इसकी जो प्रमुख पात्र है सिद्धेश्वरी, जिनके 3 बेटे हैं, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। तो जब सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद खाने के लिए आते हैं, तो उसको खाना देते वक्त वो मोहन के बारे में, किसके बारे में? मोहन के बारे में ये झूठ मूठ का तारीफ़ करती है कि वो हमेशा पढ़ने में उसका दिमाग लगा रहता है, बहुत पढ़ने में तेज है, ऐसे वैसे ये कहने लगती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसमें सिद्धेश्वरी अपने पति को नहीं बल्कि अपने बेटे को, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सी गलत हो गया, अपने बेटे जो उसका बड़ा बेटा रामचंद्र है, जब रामचंद्र खाने के लिए आता है तब वहाँ पर उसकी माँ मोहन के बारे में उससे झूठ बोलती है कि तुम्हारा भाई जो है, छोटा भाई मोहन, वो बहुत पढ़ने में तेज है, उसका दिमाग बहुत तेज है, हमेशा वो पढ़ने में ही लगा रहता है और अभी भी किसी के घर पढ़ने के लिए ही गया होगा। ये कौन बोलती है? सिद्धेश्वरी बोलती है। किससे बोलती है? रामचंद्र से बोलती है, अपना बड़ा बेटा से, ठीक है, अपने बड़े बेटे से ये बात करती है मोहन के बारे में। अब प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये पाठ जो है ऑप्शन नंबर बी दोपहर का भोजन से लिया गया है। उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है? अब बोल कौन रही है? सिद्धेश्वरी बोल रही है, ऑप्शन नंबर ए। दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? 30 नंबर का प्रश्न। तो इसके बारे में कहा गया है, मोहन के बारे में कहा गया। किससे बात कर रही है? ये रामचंद्र से बात कर रही है। 31 नंबर है प्रश्न, उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता है अमरकांत, यानी कि लेखक कौन है? अमरकांत है। अगला है 32 नंबर, वह भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं, आदमी को डराना कितना आसान है। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये पाठ जो है टॉर्च बेचने वाले पाठ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता है? अब ये कॉमन सेंस है, ये अपने में भी हम लोग बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि गूंगा जो व्यक्ति है वो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा? तो इशारा करके ही, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, ये सभी हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि ये इशारा करके ही दूसरों तक अपनी बात को प्रकट करता है। 34 नंबर का प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजा से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? मोहसिन गया था, सम्मी गया था, महमूद गया था, लेकिन मुर्तजा नहीं गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला 36 नंबर प्रश्न है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? एक रोटी, दाल, सरकारी या गुड़? तो क्या मांगा था? गुड़ मांगा था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है बताना है, तो ये पारिवारिक है। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, पारिवारिक। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, परंपरावादी स्त्री। अगला प्रश्न है, वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ है, गलती भी हुआ है, क्योंकि यहाँ वीना ना होकर क्या होना चाहिए था? राधा, क्योंकि यहाँ पर वीना जो है वो बीए पढ़ी हुई है, ये हम लोग जानते हैं कि वीना बीए पढ़ी हुई, बहुत तरह की किताबें वो पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पाठ में है, अंडे के छिलके पाठ में, उसमें राधा जो है वो चंद्रकांता की पुस्तक पढ़ती है ना। तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ इस हिसाब से क्वेश्चन गलत है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछता भी है एग्जाम में तो आप चंद्रकांता को ही टिक करोगे। ठीक है, चंद्रकांता को ही टिक करोगे, क्योंकि यहाँ पर वीना की जगह राधा होना था। अगला लास्ट प्रश्न जो है, वीना और राधा के मध्य क्या संबंध है? तो वीना और राधा के मध्य संबंध देवरानी और जेठानी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है, देवरानी और जेठानी का संबंध है उन लोगों का। इस प्रकार से ये मॉडल सेट 1 और 2 दोनों मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू।